to all the aspirants on our channel Guide IAS PCS. In today's lecture, we will cover later Vedic age. So let's get started from the timeline of this phase, which is from 1000 to 500 BCE. Okay? तो आप सबको लास्ट क्लास का याद होगा, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ऋग्वेदिक एज. ठीक है, ऋग्वेदिक एज की टाइम पीरियड क्या थी? फ्रॉम 1500 टू 1000 BCE. तो आज की कहानी इसके आगे की है, जो कि फ्रॉम 1000 टू 500 BCE की है. ये लेटर वैदिक एज है. ठीक है, अब इसको हमें ऐसे पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है कि ऋग्वेदिक अलग, वैदिक वैदिक, लेटर वैदिक अलग? इसका मेन रीजन ये है, ऋग्वेदिक तो अपने नाम से ही क्लियर है कि इस टाइम पे ऋग्वेदास लिखे गए थे. लिखे नहीं गए थे, एक्चुअली ओरली आगे ट्रांसमिट किए गए थे. इनका कंपाइलेशन जो है बहुत आगे 10 to 11 सेंचुरी के बीच में हुआ था. ठीक है, पर लेटर वैदिक फेज में 3 और वेदास लिखे गए थे. लेटर वैदिक फेज में 3 और वेदास लिखे गए थे. वो क्या क्या थे? यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, तो ये इसलिए डिफरेंट है, ये फेज हमें इसलिए अलग से पढ़ना पड़ता है. और अभी हम आगे देखेंगे सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकली भी ये जो एक लेटर वैदिक एज है ना, ये ऋग्वेदास से बहुत डिफरेंट था. यही सब रीजन है कि लेटर वैदिक फेज हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा. है ये कहानी आर्यंस की ही मेनली. ठीक है, अब ये जान लीजिए, ऋग्वेदास में जैसे कंपाइलेशन था, ऋग्वेदास किसका कंपाइलेशन था? ऋग्वेदास हमारे हाइम्स का कंपाइलेशन था. हाइम्स मतलब मंत्र होते हैं. ठीक है, जैसे आपको लास्ट क्लास में याद हो, इंद्र देवता, अग्नि देवता, इन सब के ऊपर हाइम्स लिखे गए थे, मंत्र लिखे गए थे. सिमिलरली लेटर वैदिक फेज में यजुर्वेदा क्या था? यजुर्वेदा क्या था कि इन सब हाइम्स के साथ कुछ ना कुछ एक जैसे प्रैक्टिस जुड़ी हुई थी. फॉर एग्जाम्पल कोई रिचुअल्स जुड़े हुए थे. थोड़ी देर के लिए अगर इंद्र भगवान की पूजा करनी है तो उसमें जल का होना जरूरी है, चावल का होना जरूरी है. ये सब जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, इन सब का कंपाइलेशन यजुर्वेदा में. तो यजुर्वेदा किसका कंपाइलेशन है? यजुर्वेदा कंपाइलेशन है रिचुअल्स का. ठीक है, यजुर्वेदा कंपाइलेशन है रिचुअल का. सामवेदा किसका कंपाइलेशन है? ये जो सारे हाइम्स हैं, ये सॉन्ग के फॉर्म में है, इसमें इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग कंपाइलेशन जो है वो सामवेदा है. और अथर्ववेदा क्या है? अथर्ववेदा हमारा, जैसे कि इसमें चार्म्स के बारे में लिखा गया है, ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा गया है, और जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स पहले से जो रह रहे थे, दासाज एंड दस्यूज, इन सब की कुछ प्रैक्टिसेस हैं. ये सब अथर्ववेदा में इसका कंपाइलेशन है. ठीक है, तो इस तरह से लेटर वैदिक, ऋग्वेदिक. ऋग्वेदा फिर से रिपीट करें, ऋग्वेदा कंपाइलेशन है हाइम्स का. लेटर वैदिक में यजुर्वेदा कंपाइलेशन है रिचुअल्स का, जो इन हाइम्स के साथ करनी है. सामवेदा कंपाइलेशन है सॉन्ग्स का, इन्हीं हाइम्स को सॉन्ग के फॉर्म में कैसे गा के करना है, ये सामवेदा में लिखा है. और अथर्ववेदा में चार्म स्पेल्स है, ब्लैक मैजिक है, दासाज और दस्यूज की कुछ प्रैक्टिसेस हैं. दासाज और दस्यूज जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उनका कंपाइलेशन है अथर्ववेदा. ठीक है, और इस टाइम पे हुआ क्या था कि जैसा कि हम जानते हैं, आर्यंस जो है हमारे वेस्टर्न साइड पे पहले अपने आप को स्टैब्लिश किया था उन्होंने. ठीक है, पूरी तरह से जो हमारा राजस्थान है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, इन सब रीजन्स में. अब चूंकि वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, रिसोर्सेस की कमी हुई, तो अब उनको ईस्टवर्ड की तरफ उनको अपना मूवमेंट करना पड़ा. तो लेटर वैदिक फेज में अब वो बढ़े ईस्टर्न गंगा वैली की तरफ. ठीक है, अब वो ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. तो इसका प्रूफ है क्या कि ये ईस्टवर्ड की तरफ बढ़े? इसमें लिखा है, ऐत्रेय ब्राह्मणा में ये चीज मेंशन की गई है कि अब आर्यन ईस्टवर्ड की तरफ मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ है. अब ब्राह्मणा से आपको ये याद आना चाहिए, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जितने भी वेदास हैं, दे ऑल हैव देयर संहिताज. ठीक है, जितने भी संहिताज हैं, दे ऑल हैव देयर ब्राह्मणास. ये टेक्स्ट बुक है सारी ही, वेदास, संहितास, ब्राह्मणास. अब जितने भी ब्राह्मणास हैं, उन सब की अपनी अपनी अरण्यकाज है और उपनिषद है. ठीक है, अब इन सब में क्या था ये लास्ट क्लास में मेंशन कर दिया गया है, प्लीज उस क्लास को देख लीजिएगा अगर जानना हो तो. बाकी ये जो ब्राह्मणास यहाँ पे बोला जा रहा है, ये ऐत्रेय ब्राह्मणा इन्हीं ब्राह्मणास में से एक है. ठीक है, 4 वेदास हैं, बहुत सारी संहितास हैं, और उन्हीं संहितास की बहुत सारी ब्राह्मणास है. ठीक है,
तो ऐत्रेय ब्राह्मण ना एक टेक्स्ट बुक है जिसमें ये मेंशन किया गया था कि आर्यंस का ईस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया था टुवर्ड्स द गंगा वैली, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, इस टाइम पीरियड में अब आयरन टूल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि आयरन टूल्स यूज होना क्यों लार्ज स्केल पे। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेदिक पीपल आयरन के बारे में जानते नहीं थे, जानते थे बट यूज नहीं करते थे बिल्कुल भी। पर लैटर वैदिक फेज में इसका यूज बहुत ही लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गया। इसके मेनली दो रीजन है। पहला तो आप ज्योग्राफिकली इसको ऐसे समझिए कि जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो आयरन के रिसोर्सेज हैं वो हमारे इंडिया में ईस्टर्न की तरफ ही ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह पे ही आयरन माइन है। तो ऑब्वियसली अब जब उनको आयरन का रिसोर्स मिलेगा, ये एफई आयरन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो अब जब उनको आयरन का रिसोर्स मिलेगा तो ही तो आयरन का टूल्स बना पाएंगे, है ना? बिना मिले तो बना ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से अब आयरन टूल्स का यूज होना इंक्रीज हो गया था। दूसरा रीजन क्या था? अब वो एग्रीकल्चर करने लगे थे। एग्रीकल्चर करेंगे क्यों? क्योंकि अब जब उनको ईस्टवर्ड की तरफ स्टैब्लिश होना है, तो जैसा हम जानते हैं वेस्ट हमारा थोड़ा डिजर्ट एरिया है, वहां उतने ट्रीज वगैरह नहीं है। तो अब जब ईस्ट की तरफ वो बढ़े और उन्होंने देखा कि इतने सारे ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा ना वहां सेटलमेंट बनाने के लिए। तो जस्ट फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट दे नीड आयरन टूल्स। तो इस वजह से भी आयरन टूल्स का इंक्रीज होना शुरू हो गया था लेटर वैदिक फेज में। ठीक है, जो इस वक्त आर्यंस थे, जो उनकी टेरिटरी थी, जो ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी थी, वो कौशल जनपद और विदेहा जनपद थी। कौशल हमारा, ये हमारा दोनों ही बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, कौशल ये बिहार में है और विदेहा नॉर्दर्न बिहार में है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण दो और चीजों का मेंशन करता है, ये यही वाली टेक्स्ट बुक है सिमिलर। इसमें पुंडारास और आंध्रास के बारे में बोला गया है कि ये आउटसाइडर्स थे। अब पुंडारास और आंध्रास कौन थे? पुंडारास हमारे बंगाल रीजन में रहते थे। ठीक है, मतलब यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको इस ब्राह्मणा में या लेटर वैदिक फेज में आर्यंस जो है पुंडारास बुलाते थे। और आंध्रास एज सच अपने नाम से ही क्लियर है, आंध्र प्रदेश के साइड पर रहने वाले लोगों को आंध्रास बुलाते थे। तो उनको लेटर वैदिक फेज में आर्यंस जो है आउटसाइडर्स बुलाते थे। बट उसी जगह पे अंगा और मगधा रीजन में, ये हमारे बिहार साइड में ही पड़ेंगे, सदर्न बिहार साइड में। तो ये अंगा और मगधा रीजन में रहने वाले जो लोग थे उनको ये लोग एनिमी बुलाते थे। क्यों इनको एनिमी और इनको आउटसाइडर बुलाते थे? इसका सीधा सा रीजन है कि जो दासाज और दस्यूज हमारे ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, पहले ये वेस्टर्न साइड पे रह रहे थे। जब आर्यंस का इन्वेजन स्टार्ट हुआ तो इनको माइग्रेट करना पड़ा ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। जब ये ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ बढ़े तो ये अंगा और मगधा जैसे रीजन्स में रहने लगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आर्यंस जो है उनका जो नेचर था दासाज और दस्यूज की तरफ बहुत सॉफ्ट नहीं था बिल्कुल भी, वो इनको एनिमी पहले से ही मानते थे। तो इसलिए अंगा और मगधा में रहने वाले लोगों को इन्होंने एनिमी बुलाया। और एट द सेम टाइम पुंडारास और आंध्रास, ये चूंकि इनके रीजन से काफी दूर के रीजन थे, उनको इतना कुछ ज्यादा मतलब ही नहीं था, तो इसलिए इनको सिर्फ आउटसाइडर बुलाया। ठीक है, कुछ ट्राइबल नेम है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कुरूज, पांचास, ये दोनों तो हमारे ऋग्वेदिक फेज में भी इंपॉर्टेंट थे। वशाज, उशीनारा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है सिर्फ नाम देके कि वशाज और उशीनारा क्या डिनोट करते हैं, तो दे डिनोट द ट्राइबल नेम्स। ओके, इसके बाद महाभारत आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा सपोज करते हैं कि इसी टाइम पे फॉट हुआ था। ठीक है, इसी टाइम पे लड़ाई लड़ी गई थी अराउंड 950 बीसी। तो हम ये देख सकते हैं ये लेटर वैदिक फेज का टाइम था। ठीक है, अब हम आगे जनपदास अपने मैप पे देख लेते हैं। तो जैसा कि कौशल और विदेहा, जिसको अभी हम लोगों ने बोला कि ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री था इस टाइम पे आर्यंस की। ठीक है, जनपदास की। अच्छा हाँ, जनपदास जो है ये डेजिग्नेट करता है टेरिटरी को। ठीक है, और उसी जगह पे हम ये जानते हैं सिर्फ जन अगर लिखा हो, जन या विस, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनको ये ट्राइबल नेम्स है, दीज आर ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स को जना या विस भी बुलाते हैं। और उसी जगह पे जो जनपदाज है ये डेजिग्नेट करता है टेरिटरी को। तो कौशल और विदेहा ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। मगधा और अंगा, अभी अभी इसको हमने पढ़ा कि इनको ये लोग एनिमीज बुलाते थे। ठीक है, पुंडारास, वंगा, ये हमारा बंगाल रीजन में है। कलिंगा ये उड़ीसा में है।
आंध्रा नाम से ही क्लियर है, आंध्र प्रदेश में है। इनको ये लोग आउटसाइडर्स बुलाते थे, दे कॉल देम आउटसाइडर लेटर वैदिक फेज में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट जनपदास हैं, जैसे मद्रा। मद्रा जब भी नाम आएगा अगर एग्जाम में, तो ये पंजाब रीजन को डिनोट कर रहा है। मारू ये राजस्थान रीजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी लेटर वैदिक फेज में जब जब भी नाम मद्रा क्लैन का आया, तो इसका मतलब वो पंजाब रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। मारू का आया, राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारा कुरु, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, पांचाल, ये सब यहाँ पे है, ठीक है। इसको इसलिए भी ऐसे, और डायरेक्शन वाइज भी इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ सेट करना होगा तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, ऐसे इसको देखिएगा। तो यही इंपॉर्टेंट कुछ जनपदास हैं लेटर वैदिक फेज के। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेटर वैदिक फेज के सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखते हैं, ठीक है। ये काफी कुछ डिफरेंट है हमारी ऋग्वेदिक फेज की सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस से, जिसमें कि पहला हम देखते हैं असेंबलीज। असेंबलीज ऋग्वेदा में आपको याद होगा, ऋग्वेदा में 4 असेंबलीज थी। कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदत एंड गणा, ठीक है। तो ये 4 असेंबलीज ऋग्वेदिक टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जिसमें कि सभा और विदत, इसको विमेन्स भी अटेंड करती थी। सभा और विदत को विमेन्स भी अटेंड करती थी। बट अब लेटर वैदिक फेज में क्या होगा कि असेंबलीज की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई थी, एकदम ना के बराबर हो गई थी। उसका रीजन ये था, ऋग्वेदिक फेज में सभा, समिति, विदत, गणा, इन सब की जो मेंबरशिप थी वो उसमें सारे ही लोग मेंबर्स थे। मतलब जिस भी एरिया में रह रहे हैं सारे लोग, जैसे आज के टाइम का जो हमारा ग्राम पंचायत होता है कि जितने भी लोग होते हैं गांव में 18 साल से ऊपर, वो सारे ही मेंबर होते हैं। सिमिलरली इसमें भी सारे ही लोग मेंबर होते थे। बट लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट पावरफुल लोग ही रह गए जो इसके मेंबर होंगे, सारे लोग इसके मेंबर असेंबलीज के नहीं होंगे। ऋग्वेदिक में वुमेन अटेंड करती भी थी सभा और विदत को, पर लेटर वैदिक फेज में वुमेन अटेंड नहीं करती थी। यानी अब वुमेन की कंडीशन जो थी, सोशल कंडीशन, वो डिटेरिएट होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और विदत तो पूरी तरह से ही खत्म हो गया था, विदत था ही नहीं लेटर वैदिक फेज में, ये असेंबली ही खत्म कर दी गई थी। मेनली सभा और समिति एग्जिस्ट कर रहे थे, पर अब ये वैसे काम नहीं कर रहे थे जैसे ऋग्वेदिक फेज में जितना डेमोक्रेटिकली कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे थे लेटर वैदिक फेज में, ठीक है। तो असेंबलीज का नेचर एकदम बदल चुका था। पहले असेंबलीज राजा को इलेक्ट कर सकती थी अगर राजा इनएफिशिएंट है तो, बट अब क्या हो गया था इस टाइम पे, अभी हम आगे वैसे देखेंगे इसको, कि अब इस टाइम पे प्राइमोजेनिचर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि प्राइमोजेनिचर क्या होता है। इसलिए ही इन सब असेंबलीज की इंपॉर्टेंस कम हो गई। फिर अब देखते हैं, राष्ट्र मतलब टेरिटरी होता है, और राज्य मतलब सोवरेन पावर। मतलब किसी भी किंग के राज्य के बारे में बात हो रही है, यानी उसके सोवरेन पावर के बारे में बात हो रही है। और राष्ट्र मतलब उसकी टेरिटरी के बारे में बात हो रही है। जो पावरफुल किंग्स थे वो अपने नाम के पहले सम्राट लगाते थे, और उनकी टेरिटरी को साम्राज्य बोलते थे, ठीक है। अब वो जो पावरफुल किंग्स है वो अपनी पावर दिखाएंगे कैसे लोगों को कि हाँ हम पावरफुल हैं, ताकि लोग, बिना किसी के माने कोई पावरफुल कभी भी नहीं हो सकता। जब तक लोग उनको अपने किंग की तरह रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, वो किंग होंगे कैसे? तो उसके लिए किंग्स जो है मेनली 4 तरह के सैक्रिफाइसेस करते थे। हम जानते हैं ऋग्वेदिक फेज से ही कि सैक्रिफिशियल सेरेमनीज प्रैक्टिस होती थी। सैक्रिफिशियल सेरेमनीज पुरोहित प्रैक्टिस करते थे। अब इस टाइम पे आते आते पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये आपके पावर को शो ऑफ कर रही है, ठीक है। तो मेनली जो 4 तरह की सैक्रिफिशियल सेरेमनी थी उसमें एक राजसूया सैक्रिफाइस, अश्वमेधा सैक्रिफाइस, वाजपेय सैक्रिफाइस और श्रोता सैक्रिफाइस। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है। राजसूया सैक्रिफाइस किया जाता था कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान। कोरोनेशन मतलब जब राजा अपनी राजगद्दी वगैरह पे बैठ रहा है, अपना क्राउन पहन रहा है, तो उसको कोरोनेशन सेरेमनी बोलते हैं। तो उस टाइम पे राजसूया सैक्रिफाइस करते थे। अश्वमेधा सैक्रिफाइस अपने टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता था। मतलब इस टाइम पे जो किंग था वो अपने एक घोड़े को बहुत ही फ्रीली छोड़ देता था। अब वो जिस जिस रीजन से जा रहा है, अगर कोई भी रेजिस्ट करता है उसके दौड़ने को लेके, तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा से। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो फ्रीली दौड़ गया तो जो भी टेरिटरी से वो दौड़ के वापस आएगा, वो सारी टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी, ठीक है।
तो इससे टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता था। तीसरा है हमारा वाजपेयी यज्ञ होता था। ये चैरियट रेसिंग है। चैरियट मतलब रथ होता है, ठीक है। ये चैरियट रेसिंग है। ये मेनली किंग्समैन करते थे। अब मान लीजिए दो लोग हैं जो दोनों ही मतलब कंटेंडर हैं कि हाँ हमको ये थ्रोन मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसे ब्लड रिलेशन में है, अब वो कैसे ही इस चीज का मतलब शो होगा कि इनमें से ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल कौन है। तो उसके लिए वाजपेयी सैक्रिफाइस किया जाता था। मीन दोनों अपने अपने चैरियट को दौड़ाते थे, रथ को, घोड़ों के, और जो फर्स्ट आएगा वही किंग होगा, ठीक है। और जो किंग बन गया उसके बाद वो वाजपेयी सैक्रिफाइस करेगा। सिमिलरली फोर्थ सैक्रिफाइस हमारा श्रोता सैक्रिफाइस है, ठीक है। श्रोता सैक्रिफाइस क्या होता था? फॉर कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। मतलब मान लीजिए राजा की ये टेरिटरी है, अब इसके अंदर भी जितने भी रिसोर्सेस है, वेदर इट इज एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज और मेटालिक रिसोर्सेज, ठीक है, माइंस वगैरह हैं, या कैटल्स हैं, या और भी जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, तो इन सबको कंट्रोल करे उसके लिए राजा को श्रोता सैक्रिफाइस कराते थे। और अब हम एक और बात ये देख सकते हैं कि जब सैक्रिफिशियल सेरेमनीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो इसका मतलब पुरोहित की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो गई। ये जो पुरोहित थे ऋग्वेदिक फेज में ये सिंपली यज्ञ कराते थे, सब लोग यज्ञ करा सकते थे, ठीक है। बट अब यहाँ पे आके क्या हो रहा है, लेटर वैदिक फेज में राजा को अपनी पावर शो करने के लिए पुरोहित का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं पुरोहित ही है जो किंग को फोर फ्रंट में लाएगा। इस वजह से इस टाइम से लेटर वैदिक फेज से क्षत्रियास जो थे और पुरोहित जो थे, इनमें जो है मतलब काफी टसल स्टार्ट हो गया कि कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है। आगे हम देखेंगे, कई सारे टेक्स्ट बुक में ये मेंशन भी है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। बाकी एक नेक्स्ट देखते हैं। जो थ्री हायर वर्णा थे वो उपनयना या इन्वेस्टिट्योर की प्रैक्टिस करते थे। अब ये होता क्या है, जस्ट अ सेकंड। अब हमारे तीन हायर वर्णा है क्या? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि चार वर्णा सिस्टम डिवाइड किया गया था ऋग्वेदिक में, ठीक है। पहला ब्राह्मण जो कि पुरोहित वगैरह, दूसरा क्षत्रियास, थर्ड है हमारे वैश्यास, और फोर्थ है हमारे शूद्रास, ठीक है। ये शूद्रास हमारे जो थे ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे इंडिया के, जो दासाज और दस्यूज हैं, ठीक है। इन्हीं को इन लोगों ने शूद्रास बोल दिया था, डिपेंडिंग ऑन द वर्णा सिस्टम, मतलब कलर के सिस्टम पे, स्किन कलर के सिस्टम पे, क्योंकि शूद्रास का कलर जो है वो इनसे डिफर कर रहा था, इसलिए इनको इन लोगों ने लास्ट में रखा, ठीक। तो ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वैश्यास, ये जो तीन है, ये तीन हायर वर्ण अपने आप को उस टाइम पे बुलाते थे, ठीक है। और ये इंटाइटल्ड थे उपनयना या इन्वेस्टिट्योर के, मतलब जो जनेऊ पहना जाता है ये तीन ही जो कास्ट के लोग हैं पहन सकते थे, नॉट कास्ट, वर्णा सिस्टम, ठीक है। और ये तीन ही जो वर्णास हैं ये गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते थे। मतलब शूद्रास जो थे वो ना तो उपनयना पहन सकते थे, इसकी प्रैक्टिस कर सकते थे, और ना ही गायत्री मंत्र पढ़ सकते थे। गायत्री मंत्र को याद रखिएगा ऋग्वेदिक फेज में लिखा गया था, लेटर वैदिक में नहीं। ऋग्वेदिक में लिखा गया, तो लिखा किसने था? विश्वामित्र जी ने लिखा था, ठीक है। गुरु विश्वामित्र के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तो गुरु विश्वामित्र जी ने लिखा था गायत्री मंत्र, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि जब इस एज से, लेटर वैदिक एज से सैक्रिफिशियल सेरेमनीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो क्षत्रियास और ब्राह्मणास में टसल भी बढ़ गया, ठीक है। तो पंचविंशा ब्राह्मणा ये टेक्स्ट बुक है, ये सेम जो अभी फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है त्रय ब्राह्मणा, सिमिलरली इट इज वन ऑफ द ब्राह्मणा टेक्स्ट बुक, ब्राह्मणा पंचविंशा ब्राह्मणा। इसमें क्षत्रिय को सुपीरियर बताया गया है ब्राह्मणास से, ठीक है। सेकंड में सिमिलरली एट द सेम टाइम सतपथा ब्राह्मणा में ब्राह्मण्स को सुपीरियर बताया गया। तो इसका मतलब है कि टसल ऑन एंड ऑन थी, ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन किससे ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। बट ये नाम याद रखिएगा कि पंचविंशा ब्राह्मणा में क्षत्रिय सुपीरियर है, एंड एट द सेम टाइम सतपथा ब्राह्मणा में ब्राह्मण सुपीरियर है, ठीक है, देन क्षत्रिय। उसके बाद वर्ण सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, होगा ही, क्योंकि जब आपके लोगों में मतलब दो वर्णा में टसल स्टार्ट हो गया, तो अब वो सुपीरियोरिटी के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो ये हमारा जो वर्णा सिस्टम है ये और स्ट्रांग हो गया, इंटरमिक्सिंग थोड़ी सी कम हो गई पहले से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस वक्त की सोसाइटी पैट्रियार्कल थी और पैट्रिलीनियल थी। पैट्रिलीनियल का मतलब
दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि जो मतलब बच्चे होंगे एक फैमिली के, वो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाएंगे, वो उनकी टाइटल लगाएंगे, ये पैट्रिलिनियल। और दूसरा, जो अपने पिता का धन होगा वो बेटे को ही मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें पैट्रिलिनियल सोसाइटी में होती हैं। और सोसाइटी पैट्रियार्कल भी थी, जिसका मतलब आप सब जानते हैं। बाकी प्राइमोजेनिचर प्रैक्टिस किया जाता था। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है कि इस वक्त जो फैमिली का यानी किसी किंग का जो एल्डेस्ट सन होंगे वो ही किंग बनेंगे। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से फिट हैं। और फिट मतलब ऐसा जैसा नहीं देखा जाता था कि मेंटली फिट है कि नहीं, बस फिट होने चाहिए कि फिजिकली है और ठीक है अगर एकदम, तो वो एल्डेस्ट सन ही किंग बनेगा। उसको ही, इसी प्रैक्टिस को हम लोग प्राइमोजेनिचर कहते हैं। अब समझ सकते हैं आप कि जब प्राइमोजेनिचर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है यानी एल्डेस्ट सन को किंग बनाया जा रहा है, इसी वजह से जो ऊपर असेंबलीज थी हमारी ऋग्वेदिक में, सभा, समिति, विदत, गणा, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। ठीक है, अब इस वक्त पे जो डॉटर्स थी वो सिमिलरली एज सच इनका कोई अभी भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। दे टेक केयर ऑफ द कैटल्स, मिल्किंग, वीविंग, दे डू ओनली दीज थिंग्स। ओके, अब इसके बाद गोत्र का इंस्टीट्यूशन अपीयर हो गया था। गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब होता है काउपेन। काउपेन मतलब जहां पे सारे ही अपने कैटल्स, गाय, भैंस, बछड़े ये सब बांध के रखे जाते थे, उस एरिया को काउपेन बोलते थे। ठीक है, जिसको आज के नाम पे हम लोग तबेला वगैरह बोलते थे। तो ये गोत्र, पर यहाँ लेटर वैदिक फेज में गोत्र का मतलब क्या होता था? ये लीनियज थी। ठीक है, फैमिली लीनियज थी, फैमिली लीनियज ऑफ सेम ब्लड। यानी जो पूरा परिवार होता था जिनका सेम ही ब्लड आगे बढ़ रहा है, वो जो होते थे वो सेम गोत्र के लोग कहलाते थे। ठीक है, जो किन्समैन है, जैसे खून खानदान ये सब बोलते हैं, तो ये जो खानदान के लोग थे ये सारे गोत्र कहलाते थे। तो सेम गोत्र में मतलब आप देख सकते हैं अगर किन्हीं भी दो लोगों का गोत्र सेम है मतलब फैमिली इनकी सेम है। ठीक है, फैमिली लीनियज, इनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम है। ठीक है, तो इस वक्त पे गोत्र नाम ये डिजिग्नेट करता था, और गोत्र का इंस्टीट्यूशन अपीयर ही नहीं स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। फिर उसके बाद इस टाइम पे आश्रमास एस्टैब्लिश हो गए थे। अब आश्रमास का मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। किसी भी इंसान को जीने के लिए लाइफ में 4 फेजेस होंगे। ठीक है, आश्रमास का मतलब मेनली ये होता है। मेनली मेल्स ही इसको प्रैक्टिस भी करते थे। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं 4 आश्रम है क्या। पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वनप्रस्थ। फोर्थ है संन्यास। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले का नाम जो है लेटर वैदिक फेज के किसी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट ये जो बाकी 3 है ये प्रैक्टिस की जाती थी। ब्रह्मचर्य क्या मतलब है? जब तक बच्चा स्टूडेंट लाइफ जी रहा है वो ब्रह्मचर्य। सेकंड में गृहस्थ है, मतलब वो फैमिली लाइफ जी रहा होगा। थर्ड फेज है उसकी लाइफ का वनप्रस्थ, अब वो चीजों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर चुका है, अब वो अपने ऊपर टाइम दे रहा है, जंगलों में रह रहा है, मेडिटेशन वगैरह कर रहा है, ये सब कर रहा है, वनप्रस्थ। और लास्ट में जो संन्यास है वो इस टाइम पे मेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, आश्रम स्टैब्लिश तो हुए थे पर ओनली 3। संन्यास का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से फैमिली वगैरह को छोड़ देना। वनप्रस्थ में सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ी जाती है, पर संन्यास में फैमिली, हस्बैंड वाइफ जो भी है इन सब चीजों का त्याग करके इंसान चला जाता है, सिर्फ दिन भर भक्ति में लगा रहता है। ये वाला जो फेज है ये संन्यास है, और ये वाला मेंशन नहीं है लेटर वैदिक में, बाकी तीनों मेंशनड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इस टाइम की अब हम जानते हैं जैसा कि जितनी भी असेंबलीज थी, सभा, समिति, विदत तो पूरी तरह से अबॉलिश्ड हो गई थी। गणा, इन सब का नेचर भी चेंज हो गया था और अब इतनी एफिशिएंट भी नहीं थी। तो सभा एंड समिति नेचर वॉज चेंज्ड। अब इसके जो मेंबर थे वो कुछ ही सोसाइटी के पावरफुल लोग ही इसके मेंबर्स थे, सारे लोग मेंबर भी नहीं थे। और विदत पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था। विमेन्स जो है इन सबको अटेंड भी नहीं कर सकती थी, ऑल्दो ऋग्वेदिक फेज में कर सकती थी। अब वॉलेंट्री टैक्स जो कलेक्ट होता था, अब संग्रहित्री इसको कलेक्ट करता था, यानी ये टैक्स ऑफिसर है। आपको याद होगा ऋग्वेदिक फेज में, ऋग्वेदिक में वॉलेंट्री टैक्स जो होता था उसको बलि बोलते थे, और कोई भी देश नो टैक्स कलेक्टर, नो टैक्स कलेक्टर। बट अब यहां से क्या था ना कि अब वॉलेंट्री टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, एक ऑफिसर है, टैक्स ऑफिसर है, उसको संग्रहित्री बोलेंगे। और ऐसा क्यों करते थे? इसका रीजन मेनली ये है
कि देखिए इस टाइम पे अब क्या होता था, ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, अब चूंकि ये सुपीरियोरिटी की लड़ाई में लगे हुए हैं, तो ये दे पे नो टैक्स, दे पे नो टैक्स। दूसरा, शूद्रास जो थे, इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये टैक्स पे कर पाए, तो बचे ओनली वैश्यास, यही टैक्स पे कर सकते थे, यही ट्रेडर थे, यही एग्रीकल्चर थे, यही फार्मर्स थे, यही सब कुछ थे। मेनली जो बिजनेस कर रहे थे, जो इकोनॉमी को चला रहे थे उस टाइम पे, वो वैश्यास थे। तो अब टैक्स करना जरूरी हो भी गया था, उसके लिए टैक्स ऑफिसर रखे गए, संग्रहित थे। ठीक है, ऑल्दो ये जो है हमारा ऋग्वेदिक फेज में कोई टैक्स कलेक्टर नहीं था। अब इस टाइम पे भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं, ये सिमिलर है हमारा ऋग्वेदिक फेज में। ऋग्वेदिक फेज में भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, अभी भी नहीं है। हाँ, ऑल्दो कमांडर है जो कि सेनानी थे उस टाइम पे, सेनानी या सेनापति जिसे बोलेंगे, पुरोहित थे इंपॉर्टेंट, और चीफ क्वीन है। अब होता क्या था, इस टाइम पे पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती थी, मतलब एक किंग की कई सारी वाइफ हैं, पर उन सारी वाइफ्स में एक चीफ क्वीन होती थी। ठीक है, ये मेनली फॉर एडवाइजरी पर्पस, तो ये एडवाइस करती थी किंग को कि हाँ कैसे क्या काम किया जा सकता है। ओके, तो ये चीफ क्वीन, ये सब सारी जो है पोस्ट थी जिसकी वजह से किंग अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखता था। ठीक है, किंग हैड टू ईट अलोंग विथ हिज पीपल। इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो वर्ना सिस्टम स्ट्रांग बहुत है, बट वो ऐसा नहीं है कि जैसे अनटचेबिलिटी नहीं आई है, आप ऐसे समझ लीजिए। अभी अनटचेबिलिटी का एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो अनटचेबिलिटी। ठीक है, और किंग को अगर पावरफुल बने रहना पड़ेगा तो ये लाइन सिर्फ इतना डिजिग्नेट करती है कि उसको अपने सारे ही लोगों के साथ खाना पीना उठना बैठना पड़ेगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं प्रैक्टिस की जा रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमी की तरफ, जो इस पेज में हो रही थी, प्रैक्टिस किया जा रहा था। सतपथा ब्राह्मणा में प्लफिंग के रिचुअल्स लिखे गए हैं। ठीक है, यानी कि हल चलाते वक्त या खेती करते वक्त क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, ये सतपथा ब्राह्मणा में लिखे गए। और एग्रीकल्चर इस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी। ठीक है, तो हम देखते हैं बलराम जो कि कृष्ण जी के भाई थे, बड़े भाई थे, इनका एक नाम हलधर भी है। हलधर, हलधर, हल मतलब ये प्लग करते थे हल, और धर मतलब ये इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करते थे। तो आप इससे ये देख सकते हैं कि उस टाइम के किंग्स भी एग्रीकल्चर में काम करते थे एक फार्मर की तरह। जनक जो है, जो सीता जी के फादर है, मतलब रामायण में आपने सुना होगा राम सीता, तो ये जो सीता जी के फादर का नाम जनक है, तो ये भी एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, इसके बाद श्याम और कृष्ण अयास। अब आयरन का यूज होगा। आयरन का एक नाम, अगर सिर्फ अयास है, सिर्फ अयास एग्जाम में आया है, तो दे डिनोट कॉपर टूल्स। ठीक है, ये कॉपर टूल्स को डिनोट कर रहा है, पर जब श्याम अयास या कृष्ण अयास लिखा हो तो ये आयरन टूल्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और सतपथा ब्राह्मण में ये भी लिखा गया था कि जो ये हल थे वो कितने, जैसे 6 है, 8 है, 12 है, विद इन इससे ज्यादा इट इज एक्सेट्रा, इससे ज्यादा भी ऑक्सन जो है, जो बुल वगैरह ऑक्स वगैरह हल को मतलब वो खींचते थे, यूज किए जाते थे। ऑल्दो मे बी इट इज एग्जैगरेशन ऑल्सो, कि अभी तक तो हमने देखा 2-4 से ज्यादा नहीं यूज होते, बट यहाँ पे सतपथा ब्राह्मणा में इस चीज का मेंशन है कि विद द हेल्प ऑफ 6, 8, 12 विद इन 24 ऑक्सन का भी यूज करके खेत को प्लग किया जाता था। इसके आगे लेदर वर्क, कारपेंटर, इन सब का भी यूज होता था। बाकी पॉटर्स जो थे, पॉटर्स का पर्टिकुलर एक नाम था, कुल्हड़ बुलाते थे उसे। ठीक है, अभी भी आप सुनते होंगे कि कुल्हड़ का कप है, तो वहीं से ये नाम है। ठीक है, कुल्हड़, तो इसका मतलब पॉटर्स को कुल्हड़ बुलाते थे। अगर एग्जाम में ये टर्म आए तो आपको पता होना चाहिए। ऊन सूत्र, ये वुल को बोलते थे। ठीक है, अभी भी आजकल वुल को हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं तो ऊन ही बोलते हैं, तो वहीं से ये वर्ड है ऊन सूत्र। तो आप ये देख सकते हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है वो आज तक कंटिन्यू है हमारी हिंदी में। ठीक है, आगे जो वीविंग है वो सिर्फ विमेंस ही प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, इट इज कन्फाइंड ओनली टू द विमेन सेक्ट। इसके आगे ब्लैक एंड रेड, 4 तरह की पॉटरी इस वक्त पाई जाती है। ठीक है, एक दो नहीं, ब्लैक एंड रेड वेयर, आप इसको देख के याद ही आ गया होगा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर में क्या था, ये ऐसे पॉटरी होती थी, यहाँ पे हैंडल्स बने होते थे मेनली। ठीक है, जिसको स्लिप्ड वेयर बोलते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर, ये हमारी ऋग्वेदिक एज से पाई जा रही है, और रेड वेयर पॉटरी, इन चारों ही पॉटरी में रेड वेयर पॉटरी ये ज्यादा नंबर में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। ठीक है, ये साइट्स पे ज्यादा मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। बाकी ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर भी मिलती थी।
इसके आगे ग्लास बीड्स भी मिलती थी इस टाइम पे, ठीक है, चूड़ियां बनती थी कांच की, ग्लास मतलब कांच। और प्रोटो अर्बन एरियाज थे। अब देखिए ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सेटलमेंट है, ये है रूरल, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस हो रहा है। जो हाउसेस हैं वो हमारे मड के ही होते थे, मड, वॉटल एंड दोआब। अब वॉटल एंड दोआब के बारे में हमने अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है, इसका क्या मतलब। तो हाउसेस जो होते थे मड, वॉटल एंड दोआब के ही होते थे, पर कुछ प्रोटो अर्बन एरियाज थे, यानी कुछ जो एरियाज थे वो थोड़े ज्यादा डेवलप थे, पूरी तरह से अर्बनाइज नहीं थे पर पूरी तरह से रूरलाइज भी नहीं थे। उनमें एक है हस्तिनापुर, कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज, ठीक है। और ये हस्तिनापुर, ये हमारा इस तरफ पड़ जाएगा मेरठ के साइड, ये भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब जो रीजन है ये हमारे प्रोटो अर्बन एरियाज थे। अब देख लेते हैं रिलीजन क्या प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे। ऋग्वेदिक फेज में हमें याद होगा इंद्र, अग्नि, सोम, इन सब की पूजा ज्यादा होती थी, बट अब जो है बदल गया है टाइम, ठीक है। अब सतपथा ब्राह्मणा में ये मेंशन किया गया है रुद्र, ये पशुपति नाथ की तरह इनको पूजा की जाती थी। रुद्र मतलब गॉड ऑफ एनिमल्स। अब आपको ये बात याद आ जानी चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसकी प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। तो रुद्र नाम पशुपति नाथ ये एक ही है, और ये सिमिलरली शिव जी है, ठीक है। उसके बाद विष्णु एज प्रोटेक्टर, मतलब अब शिव, विष्णु, इन सब की पूजा स्टार्ट हो गई। अब विष्णु प्रोटेक्टर की तरह क्यों थे विष्णु भगवान, इसलिए थे क्योंकि अब लोग क्या हो रहा था कि अब एक ही जगह पे सेटल हो गए थे, अब वो उतने मोबाइल नहीं थे। तो अब जब सेटल हो गए थे तो एक प्रोटेक्टर उनको अपने ऊपर चाहिए था जो उनको डिजास्टर वगैरह से बचाएगा, उसके गॉड ये थे विष्णु, ठीक है। ये मेनली सेटलमेंट फिक्स हो चुका था इसलिए विष्णु जी की पूजा स्टार्ट हुई। तीसरा पूषण, ये गॉड ऑफ कैटल्स थे, तो इनकी पूजा मेनली शूद्रास करते थे। क्यों, क्योंकि शूद्रास के पास उतने लैंड के रिसोर्सेस तो थे नहीं, कैटल्स ही रिसोर्सेस थे इनके, तो ऑब्वियसली जो कैटल्स के भगवान होंगे पूषण, उनकी पूजा सबसे ज्यादा शूद्रास करेंगे, ठीक है। अदर गॉड जिनका मेंशन है कई जगह पे, सर्व, भाव, बहिकार, ठीक है। ये नाम याद कर लीजिएगा, अगर इनका नाम एग्जाम में आता है कि सर्व, भाव और बहिकार क्या डिनोट करते हैं, तो ये गॉड है लेटर वैदिक फेज के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं हमारे, जैसे एजुकेशन वगैरह भी था, बट इट इज ओनली कन्फाइंड टू मेल्स, कन्फाइंड टू मेल, फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, जी। अब एजुकेशन किस फील्ड में होती थी, पहला तो ये जितने भी वैदिक हैं हमारे, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनको ओरली बोला जाता था, यानी याद करने की आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने पे ध्यान दिया गया था इस टाइम पे, ठीक है। और जो कई फील्ड थी जिसमें पढ़ाई लिखाई होती थी, लिटरेचर, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों पे भी पढ़ाई होना स्टार्ट हो गया था। दूसरा, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हमें मिले थे, हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि लेटर वैदिक फेज के थे, जिसमें ल्यूट, फ्लूट, ड्रम मेंशन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्यों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलना स्टार्ट हुए थे, क्यों, क्योंकि लेटर वैदिक फेज में ही सामवेदा लिखा गया था। सामवेदा किसका कंपाइलेशन है, सॉन्ग्स का। जब सॉन्ग्स होंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी प्रेजेंस होगी, ठीक है। इस वक्त पे कुछ फूड कुजीन्स बनाई जाती थी, जैसे हम लोग आज के टाइम पे खीर बनाते हैं, दूध, चावल, इन सबको मिला के, उस टाइम पे भी बार्ले या व्हीट वगैरह वो है, मिल्क है, घी है, इन सबको मिला के कुछ कुजीन्स बनाई जाती थी, ठीक। सिमिलरली कुछ रिवर के नेम है जो कि लेटर वैदिक फेज में एज इट इज मेंशन नहीं है, जो आज हम लोग बुलाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार कुछ कुछ पीएससी एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल, झेलम को उस टाइम के लोग वितस्त बुलाते थे, झेलम वितस्त। चेनाब को आसिकनी बुलाते थे, रावी को परुष्णी रिवर बुलाते थे, और सतलज को शुतुद्री बुलाते थे, ठीक है। जैसे कुछ और रिवर हैं जो मेंशन है, जैसे दृशादवती, ये मेंशन है हमारी, ये कौन सी रिवर है ये तो किसी को भी नहीं पता, बट ये है कि दृशादवती हमारे लेटर वैदिक फेज में मेंशन है। सरस्वती रिवर ऋग्वेदा में भी मेंशन है और लेटर वैदिक में भी मेंशन है, ठीक है। सरस्वती, दृशादवती, झेलम को वितिस्ता नाम से, चेनाब को आसिकनी के नाम से, रावी को परुष्णी और सतलज को शुतुद्री नाम से बुलाया गया, ठीक है। और जो अदर रिवर्स हैं वो दृशादवती, सरस्वती, ये सब है। अब उसके बाद जो उपनिषद थे,
उपनिषद जो बुक थी उनको वेदांता बोलते हैं। क्यों वेदांता बोलते हैं? ये वेदों का अब अंत है। उपनिषद ही आप लोग ने हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड में भी देखा होगा यहाँ पे कि उपनिषद, अरण्यकाश ये सब टेक्स्ट बुक है। उपनिषद मेनली क्या होता था कि फिलोसफिकल क्वेश्चन से आपकी डील करता था। फॉर एग्जाम्पल लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होगी, क्या होगा, ये आपका कनेक्शन देखता था आत्मा और ब्रह्मा के बीच में। ब्रह्मा मतलब यूनिवर्सल गॉड, और आत्मा जो आपके अंदर है, ठीक है। तो ये अब उपनिषद में इन सब चीजों का डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया था कि ये आत्मा और ब्रह्मा के बीच में रिलेशन है क्या, क्या इसके लिए किसी भी पुरोहित की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था कि क्या भक्ति के लिए, या हमें अगर ब्रह्मा को जानना है, एक यूनिवर्सल गॉड को जानना है, अपनी आत्मा को समझना है, तो क्या उसके लिए अब हमें पुरोहित की जरूरत है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ये सब क्वेश्चन अराइज हुए उपनिषद में, इसी वजह से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का बर्थ हुआ। ठीक है, इन क्वेश्चंस की वजह से बर्थ हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म का। तो उपनिषद को वेदांता बुलाते हैं क्योंकि ये वेदों का अंत है। वैसे उपनिषद का मतलब है सिट नियर बाय, मतलब जंगलों वगैरह में जब बच्चे पढ़ते थे, मतलब ये गुरुकुल जैसा कुछ होता था, तो उसमें जो पास में बिठा के शिक्षा दीक्षा ली दी जा रही है, उसी को ही उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, और यही चैलेंज हुआ, ये जो ब्राह्मण कल्चर है, चैलेंज किया गया रिलेशन बिटवीन आत्मा और ब्रह्मा के बीच को समझने के लिए, और इसका चैलेंज हुआ, इसी वजह से बर्थ हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म का, जिसको हम लोग अपनी आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।